हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड की परीक्षा चल रही है। उसके अंतर्गत द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा है? अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि काफी टफ पेपर माना जाता है, टेक्निकल पेपर माना जाता है। और ये ऐसा पेपर है जिससे आपके टेट और सुपर टेट से में भी इससे क्वेश्चन उठते हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन किन प्रश्नों को आप ध्यान देकर अपने पेपर को और अच्छा बना सकते हैं, या किन प्रश्नों को तैयार करके अच्छे से अच्छे आप पेपर कर सकते हैं। तो उसमें अगर सिलेबस में देखा जाए तो पहला क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो पहला है। तो उसके अंतर्गत है मीनिंग, प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा किन प्रश्नों का आपको ज्यादा आता है। ध्यान रखिएगा, आपको एक तो मापन की परिभाषा पता होनी चाहिए। प्रश्न का नाम लिखते हैं अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। ध्यान रखिएगा, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आपको मापन की परिभाषा याद होनी चाहिए, मूल्यांकन की परिभाषा याद होनी चाहिए और आकलन की परिभाषा याद होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो ज्यादातर पूछा जाता है मापन मूल्यांकन की परिभाषाएं ही पूछी जाती है वेरी शॉर्ट में। क्या क्या है मापन और मूल्यांकन की परिभाषा? क्या है मापन के कार्य, क्या है मापन के स्तर, क्या है इसके मापन की परिभाषा, कार्य एवं स्तर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मापन मूल्यांकन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। साथ साथ मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन की परिभाषा एवं प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, ये पता होना चाहिए। असेसमेंट की परिभाषा क्या है? असेसमेंट कहा जाता है आकलन को। असेसमेंट नया टर्म आया है, पहले आकलन ही था, अब क्या हो गया है? असेसमेंट हो गया है। तो इसकी विशेषताएं भी है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? विशेषताएं भी है। और इस एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो आता है वो है मापन, मूल्यांकन एवं आकलन में अंतर। ये लगभग आउट क्वेश्चन है। कभी कभी सिर्फ मापन मूल्यांकन में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी तीनों में अंतर पूछ लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के अंतर के संबंध में। फिर है आकलन के मार्ग, ये मापन मूल्यांकन उसके अंतर्गत है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये याद होना आपको जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इन्हीं दोनों के बीच में पूछता है, कभी कभी तीनों के बीच में पूछता है। तो इन तीनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों के बीच में अंतर आपको पता है तो आपका ये भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या तैयार करना है आपको? इन तीनों के अंतर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, समझ के तैयार होना चाहिए, रट के नहीं। अगर आपने समझ के तैयार किए तो ये तीनों चीज अपने आप तैयार हो जाएगी, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको तैयार करने जाएंगे तो इसको लिखना आपको थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इसको तैयार करने जाएंगे तो इसको लिखना इजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये तैयार करेगा मापन मूल्यांकन और आकलन में अंतर। उसके बाद आता है इसी में पहले यूनिट के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे क्वेश्चन जरूर उठेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटीन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, क्या आकलन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट। ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न जरूर उठेगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या महत्व है। नागरिक जाने लिए है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अगर वेरी बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बताएं तो कंटीन्यूअस होता है जब हम रेगुलर किसी चीज
का मूल्यांकन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसके सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करेंगे, उसके शैक्षिक और स्वशैक्षिक सभी पक्षों का जब मूल्यांकन करेंगे तो व्यापक मूल्यांकन आएगा। तो ये चीजें हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, और आपने पढ़ा होगा उसके आधार पर आप देखिए। फिर मूल्यांकन के रूप या आकलन का वर्गीकरण क्या है? आकलन का वर्गीकरण है आपके पहले ही वीडियो में, आकलन का वर्गीकरण है। वर्गीकरण इसमें 8 प्रकार से आकलन का वर्गीकरण किया गया है। पहला उद्देश्यों के आधार पर, जिसमें से पूर्व कथन या अनुमान है, फिर संरचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक है। ये 4 प्रकार है। तो ये कौन कौन सा है? पूर्व कथन है, संरचनात्मक है, नात्मक है, योगात्मक है और निदानात्मक है। ये तो बहुत कम पूछा जाता है। पूर्व कथन या अनुमान जिसको कहते हैं, अनुमान है। जैसे मंडली होगा, मंडली होगा, ये अपनी जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कैसा मूल्यांकन आएगा? सुमेटिव आता है, योगात्मक, जैसे इसमें शब्द में लिखा है योग कर। और फॉर्मेटिव का होता है कि डेली का डेली, पर डे का पर डे जो मूल्यांकन किया जाए, क्षण बाय क्षण जो मूल्यांकन लगातार किया जाए, वो क्या होता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन। निदानात्मक आप जान रहे हैं कि समस्या के पहले कारणों को जानिए, कारणों को जान करके उसका हल निकालना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सब पढ़े हैं, बस उन क्वेश्चनों को ध्यान देना है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन मान के, ये मान के चलिए कि ये आया हुआ ही। आकलन का वर्गीकरण उद्देश्यों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, शिक्षक निर्मित है और प्रमाणीकृत जो मानकीकृत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। प्रमाणीकृत कौन सा? प्रमाणीकृत ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इसको यूं भी कहते हैं मानकीकृत। ये क्या होता है? इससे बेसिक शॉर्ट में पूछता है क्वेश्चन। प्रमाणीकृत, प्रमाणित मानकीकृत से आप क्या समझते हैं? तो जिस भी टेस्ट का, जिस भी आकलन का हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मानकीकरण कर देते हैं, उसकी विश्वसनीयता, वैधता और चीजें निकाल कर करते हैं, तो वही प्रमाणीकृत जो मानकीकृत होता है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पूरा एक क्लास इसी का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और वैसे क्वेश्चन नहीं आता। फिर आता है गुणों के आधार पर उपलब्धि, अभियोगिता एवं ऑब्जेक्टिव। किसके आधार पर होता है? गुणों के आधार पर आकलन का वर्गीकरण है। इसमें भी ज्यादा कुछ पूछता नहीं है कि उपलब्धि परीक्षण के बारे में, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है। उपलब्धि क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण जो आप अचीव किए हैं वही आपकी उपलब्धि हुई। कक्षा 6 के बच्चे लास्ट में जो हमारा टेस्ट होता है, या जब साल भर हम पढ़ने के बाद जो टेस्ट होता है, जो रिजल्ट आया वही हमारा उपलब्धि हुआ। तो उपलब्धि परीक्षण ज्यादा डिटेल नहीं। अभियोगिता परीक्षण, एप्टीट्यूड मतलब आपके अंदर कौन सी जनजाति योग्यताएं हैं, वो उपयुक्ता। अभिवृत्ति आपका विचारधारा कैसी है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए वेरी शॉर्ट में। आप साइको में भी टीटी का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में आपने पढ़ा होगा, और साइको के अंतर्गत भी ये पढ़ा होगा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग में नहीं आता, वेरी शॉर्ट वगैरह में ज्यादा पूछता है। फिर आता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना एकत्रीकरण के आधार पर जो आकलन है। गुणात्मक और मात्रात्मक ये भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर आता है अनुक्रिया के ढंग के आधार पर मौखिक, लिखित, चयन एवं पूर्ति। ध्यान रखिएगा, अब जो अनुक्रिया के आधार पर मौखिक एवं लिखित, चयन एवं पूर्ति है, ये भी कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोई 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनाइए। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ प्रश्न ही बनाना है, कोई भी प्रश्न बना के उसके 4 विकल्प देने हैं। तो उसमें 2 प्रश्न कहा तो 2 बनाइए, 4 प्रश्न कहा तो 4 बनाए। ये प्री फंड का क्वेश्चन होता है।
लेकिन आपको आना चाहिए बनाना, तभी आप बना पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण की प्रकृति के आधार पर सीआरटी और एनआरटी, सीआरटी एनआरटी और सीआरटी, नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर सुपर टेट तक एनआरटी सीआरटी ध्यान रखिएगा। सीआरटी को कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट या निकट संदर्भित परीक्षण, एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट मानक संदर्भित परीक्षण, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यहां से लेकर सुपर टेट तक पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है दूसरा यूनिट, पहले यूनिट यहीं पर खत्म हो जाता है। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट लर्निंग, ध्यान रखिएगा। एक ही टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट लर्निंग, इसके अंतर्गत क्या है, जनरल प्रिंसिपल और टेस्ट कंस्ट्रक्शन, एक टेस्ट बनाने के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वो आपको जरूर पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत एक टेस्ट बनाने के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत सारे हैं, कि उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना है, सारा कुछ इसमें है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कि क्या क्या चीजें होती है, टेस्ट का निर्माण कैसे कैसे करा जा सकता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें टेस्ट का निर्माण करना है। ये देखिए 6 इसमें होते हैं। एक परीक्षण निर्माण के, कि परीक्षण निर्माण की सबसे पहले क्या बनाना है, योजना बनाना है। फिर परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच, प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना है। फिर प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना है। फिर अंतिम प्रारूप बनाना है। फिर परीक्षण का मूल्यांकन करना है, मानकीकरण करना है। ये कोई भी टेस्ट हम बना सकते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसके अंतर्गत जो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसको आपके पास अगर बुक वगैरह हो तो एक बार सरसरी निगाह से देखते जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें जब हम बात करते हैं प्रारंभिक प्रारूप की जांच की करने की, तो उसमें विश्वसनीयता, वैधता, ये सारी चीजें होती है। एक होता है ब्लूप्रिंट, जिसको कहते हैं विशिष्टीकरण तालिका कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज ब्लूप्रिंट, कि ब्लूप्रिंट क्या है, विशिष्टीकरण तालिका क्या है। ब्लूप्रिंट पूछा जाता है तो विशिष्टीकरण तालिका इसको कहा जाता है। तो ये है क्या, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विश्वसनीयता, वैधता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। जब हम जाते हैं तो पद विश्लेषण है, वैधता, विश्वसनीयता है, कठिनाई स्तर है, प्रश्न, ये चीजें कई बार पूछा गया है। तो इसके बारे में शॉर्ट में क्वेश्चन उठते हैं, विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, कठिनाई स्तर क्या है, विभेदन क्षमता क्या है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। फिर है असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निकल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, हाफ-इयरली टेस्ट, एनुअल टेस्ट और सेमेस्टर। सेमेस्टर के बारे में कई बार पूछा गया है कि सेमेस्टर एग्जाम के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। सेमेस्टर एग्जाम की जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी चली है, सेमेस्टर एग्जाम का चलन बढ़ गया, उसके अंतर्गत सेमेस्टर ही सारा हो रहा है, चाहे कोई भी हो। तो सेमेस्टर के बारे में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद है मार्किंग एंड ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग का चलन बहुत बड़ा है। तो सेमेस्टर और ग्रेडिंग एवं ग्रेडिंग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट पढ़िएगा, थोड़ा सा विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, इसके बारे में आप परिभाषा पता होना चाहिए। बेबी शॉर्ट वगैरह में पूछता जाता है। कठिनाई स्तर क्या, विभेदन क्षमता क्या है, ये सब चीजें पूछता है। फिर आता है थर्ड है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखिए, हमारा पूरा वीडियो जो स्टैटिस्टिक्स से एक
सेकंड ईयर का जितना स्टैटिक्स का सवाल का है उसका पूरा वीडियो हमने बनाया, पूरा A to Z वीडियो है। तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर कभी-कभी पूछा जाता है। क्या है? सांख्यिकी से रिलेटेड, सांख्यिकी से क्या समझते हैं, इसके अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके महत्व के बताइए, इसके प्रकार के बारे में बताइए, इसके उद्देश्य बताइए। इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सांख्यिकी के अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें रेखीय सांख्यिकीय आंकड़ों का रेखीय निरूपण है। कौन सा है? रेखीय निरूपण है। तो रेखीय निरूपण में हिस्टोग्राम क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। साथ साथ कभी-कभी बहुत ही कम है कि जो डेटा दे दिया गया है और उसके आधार पर आपको क्या करना है, चित्र ड्रा करना है। ये बहुत कम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें ग्राफ की जरूरत होती है और ग्राफ अवेलेबल कराना कॉलेज वालों के लिए या एग्जाम सेंटर के लिए मुश्किल काम होता है। तो इसलिए कम पूछा जा रहा है कि डेटा दे दिया और उसका ग्राफिकल चित्र बनाना। ऐसा नहीं पूछा नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ये पूछ लेता है हिस्टोग्राम, क्या सबसे ज्यादा हिस्टोग्राम भी पूछा जाता है। हिस्टोग्राम है। साथ साथ आपका जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अगर बात करें तो 3 टाइप का होता है। मध्यमान, जिसको समांतर माध्य कहा जाता है, माध्यिका और बहुलक। ध्यान रखिएगा, इसमें कभी-कभी समांतर माध्य की परिभाषा ही पूछ लेता है। जनरली समांतर माध्य बेरी शॉर्ट में क्वेश्चन दे देता है, समांतर माध्य, माध्यिका ये निकालिए। तो बेरी सब हमने वीडियो में, हमारे जो वीडियो है, तो बेरी शॉर्ट में 4-6 दे दिया, उसका किस तरह से निकालना है, जैसे 5, 6, 7, 9, 8, 7, 3, 2, इसका भी डेटा दे दिया। कभी बेरी शॉर्ट में कभी बोल देता है इसका बहुलक निकालिए, कभी बोल देता है माध्यिका निकालिए, कभी बोल देता है समांतर माध्य निकालिए। तो इस तरह कैसे निकालना है हमने वीडियो में समझा रखा है। तो इससे और एक चीज ये भी है, इससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। 1-2 बार पूछा गया है कि कोई डेटा दे दिया गया है वर्ग अंतराल वाला, उसका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालने पाया है तो वो 15 नंबर में आया है। अगर एक चीज निकालने का आता है तो 8 नंबर या 6 नंबर वाले में पूछा जाएगा, मतलब शॉर्ट में। इसका समांतर माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए। सबसे ध्यान रखिएगा, इजी निकालना जो है वो समांतर माध्य, अगर पढ़ेंगे तो इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बहुलक सबसे इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। किस तरह निकालना है वो हमारे वीडियो में दिया हुआ है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ वेरिएंस, विचरण की माप। मेजरमेंट ऑफ क्या है, ऑफ वेरिएंस। ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन अगर आता है तो नॉर्मली 15 नंबर में आता है। इसको ये थोड़ा सा जल्दी होता है, जिसको स्टैटिक्स आता है वही इसको निकाल सकता है। अगर आपको स्टैटिक्स नहीं आता तो इसको निकालने की कोशिश ना करिएगा, आने के चांसेस काफी होते हैं, लेकिन निकालने की कोशिश ना करिएगा जिसको स्टैटिक्स नहीं आता, नहीं तो आप जवाब भी नहीं पाएंगे और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिसको आता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करेगा। हमारे वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है वो सारा प्रोसेस दिया है। फिर इसमें सहसंबंध, ये आप जरूर, इसके आने के चांसेस लगभग 90 से 95% है। सहसंबंध क्या होता है, इसके प्रकार ध्यान रखिएगा, प्रकार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो एक डेटा दे दिया गया है, इसका सहसंबंध आपको निकालना है। वीडियो जरूर इसका पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। कभी 8 नंबर में पूछा गया, 8 नंबर में पूछा जाएगा तो थ्योरी नहीं लगेगी।
अगर 15 में पूछा जाएगा तो थोड़ी लगे रहेंगे सर संबंध क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार है, इसको बताइए, यानी और बहुत इजी है निकालना। वीडियो आप पढ़कर देखकर एक या दो बार देखकर पूरी समझ सकते हैं, जिसको नहीं भी आते वो भी इसको हल कर सकता है। तो इसलिए सहसंबंध आप जरूर देखिएगा वीडियो में, हमारे चैनल पे है प्लेलिस्ट में सांख्यिकी है, उसके अंतर्गत वीडियो दिया हुआ है। तो सांख्यिकी क्या आने के इसके सहसंबंध आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है वो क्रियात्मक अनुसंधान से है। किससे? क्रियात्मक अनुसंधान से है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। साथ साथ ये भी आएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान, किसी एक टॉपिक पर क्रियात्मक अनुसंधान बनाइए। हमने अपने क्लास में अपने बच्चों को एक टॉपिक पर क्रियात्मक अनुसंधान बनाना बताया हुआ है कि किस प्रकार से किसी एक समस्या पर हम पूरा क्रियात्मक अनुसंधान बनाते हैं। ये आउट क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक पर किसी भी समस्या पर एक क्रियात्मक अनुसंधान बनाइए, और ये लॉन्ग है और इसको आप बनाते हैं तो इसमें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपने ठीक ठाक बनाया है, तो ये मान लीजिए आपका ये न्यूमेरिकल जैसा है कि 12 से 13 नंबर इजी दे देता है अगर आपने अच्छे से बनाया किसी भी टॉपिक पर क्रियात्मक अनुसंधान। ये आता ही आता है। साथ साथ अनुसंधान की परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसकी सीमाएं, ये पूछता है 2 यूनिट में। तो ये सारी चीजें जितनी बताई है इस पर अगर ध्यान दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि पेपर में कोई क्वेश्चन आपको ना आता। जिन क्वेश्चनों को बताया इन क्वेश्चनों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा होगा। वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए, ढेर सारा कमेंट करिए, साथ साथ बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।